डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। हाजिर हूं लेकर एक बार फिर एक ऐसा एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे खेती की, किसानी की और खेती किसानी से जुड़े ऐसे बहुत सारे मुद्दों की जिनसे हमेशा आपका साबका भी होता है और जिनके बारे में हमेशा आपके मन में बहुत सारे सवाल भी होते हैं। जब खेती किसानी की बात हम करते हैं तो सीधा पहला जो दृश्य हमारे आंखों के सामने आता है वो होता है खेत में काम करता हुआ किसान। लेकिन जब खेती की सफलता की बात हम करते हैं तो खेती की सफलता में किसान के अलावा बहुत सारे दूसरे और फैक्टर्स भी अपनी भूमिका निभाते हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो है सरकारी नीतियां या सरकार की भूमिका। पिछले एक दशक में जो सरकारी नीतियां कृषि के बारे में दिखी हैं हम लोगों को, उसमें एक बहुत ही बुनियादी बदलाव देखने को मिला है। जैसे एक सॉइल टेस्टिंग का विषय सामने आया है पिछले कुछ सालों में। जो सिंचाई की सुविधा है उसको पहले सिंचाई की बात होती थी, लेकिन अब पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात होनी शुरू हुई है। ई नैम एक ऐसा सिस्टम हमने देखा पिछले कुछ सालों में देश में, जहां की मार्केटिंग का एक बिल्कुल अलहदा, एक बिल्कुल अत्याधुनिक माध्यम अपनाया गया। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक चीज़ समझ में आती है कि पिछले एक दशक में खेती को बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की गई है और इसका सबसे बड़ा जो एक तरह से कहें कि संकेत है वो है किसानों की आमदनी को बढ़ाने के प्रति सरकार के लगातार होने वाले आग्रह पर। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे खेती के इसी पक्ष पर, यानी खेती के आर्थिक पक्ष पे, और इसके लिए जो सबसे बड़ी एक जिम्मेदार संस्था अपने देश में है जिससे कि ICAR ने इसका गठन किया था। ICAR के अंदर ये काम करती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च यानी NIAP। उसके डायरेक्टर के साथ आज हम बैठे हैं प्रताप सिंह बिरथल, जो आज के हमारे मेहमान हैं और जिनसे आज इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर बिरथल, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी.com में। शुक्रिया भुवन जी। डॉक्टर बिरथल, बातचीत की शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही ब्रॉड एक मैक्रो क्वेश्चन से, और मेरा सवाल आपसे यही है कि जो पिछले कुछ वर्षों में जो अब तक का एक पारंपरिक सोच के खेती को लेकर रही थी कि उत्पादन बढ़ाना है, वहाँ से अब हम मुड़े हैं और अब हम मार्केटिंग पे हमने ध्यान देना शुरू किया है, किसानों की आमदनी बढ़ाने पर ध्यान दिया है। इसको आप किस तरह से, अगर आप देखेंगे सफलता के पैमाने पर, तो कैसे आंकेंगे पिछले 5, 7, 8 सालों में इसका किस तरह से परिणाम दिखना शुरू हुआ है और आगे आप इसको किस तरह से जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए भुवन जी, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल है। अभी तक हम अपने देश में उत्पादकता या अन्न उत्पादन पे हम ज़्यादा हमारा फोकस था और वो उत्पादन जो है किसानों ने आज हमें करके दिखा दिया है। आज देश में लगभग 320 मिलियन टन के आसपास जो फूड ग्रेन पैदा हम कर रहे हैं वो सिर्फ किसानों की मेहनत है। और पर किसानों की जो आर्थिक हालात है उसके बारे में पहली बार इस सरकार ने सोचा है कि डबलिंग फार्मर्स इनकम। और देखिए, डबलिंग फार्मर्स इनकम की हम बात कर रहे हैं तो इतना आसान नहीं होता है ये सब चीज़ें। वो धीरे धीरे इसमें टाइम लगता है। आगे आने वाले टाइम में पहले 5 साल का लक्ष्य था, हो सकता है 5 साल की बजाय 10 साल भी लग जाए, क्योंकि बहुत सी नीतियों में जो चेंज करना पड़ता है, बदलाव लाना पड़ता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बदलाव लाना पड़ता है, वो अलग अलग स्ट्रेटजी जो है उनमें बदलाव लाना पड़ता है। तो इसके आने वाले टाइम में इसके परिणाम सामने आएंगे। और इस आधार पे अगर हम देखते हैं तो कई ऐसी महत्वपूर्ण जो नीतियां हैं जो सरकार की रही हैं। पहली तो देखिए, आप हम प्रोडक्शन से अगर हम बात करते हैं तो सोइल हेल्थ जो है, मिट्टी का जो हेल्थ है, वो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी तक हम क्या थे, वो जो रासायनिक खाद या पेस्टिसाइड्स इन सब की तरफ हमारा एक वो था,
और किसानों को ये नहीं पता होता था। ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो अपनी रिकमेंडेशन देती थी, पर किसानों तक वो कितनी पहुंचती थी, कितनी नहीं पहुंचती थी। अब वो सॉइल हेल्थ कार्ड में पूरा एक सॉइल का डायग्नोसिस आ जाता है, भाई किस चीज़ की इसमें कमी है और आप किसानों को क्या उत्पादकता देना, और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। सॉयल हेल्थ वाली बात जो आपने कही है, निश्चित तौर पे ये बहुत एक बड़ी पहल सरकार की ओर से हुई, जिस तरह से इस पर जोर दिया गया। लेकिन अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सॉयल टेस्टिंग के लिए वो अपर्याप्त है देश में। और जो किसानों की मुश्किल ये है कि जब उनको बहुत, या तो कोई प्राइवेट पार्टीज़ हैं जो कि बहुत महंगा वो चार्ज करती हैं, या जो सरकारी लैब्स हैं वो उनकी पहुंच से बहुत दूर हैं, मिट्टी जाना आना और उसमें बहुत समय लगता है। तो इसके लिए किस तरह से उपाय? देखिए, ये आपने एक बहुत सही उसमें होता है कि किसानों की पहुंच से बाहर है। अब देखिए, हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं और बहुत से कृषि विज्ञान केंद्रों में ये सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो किसान वहाँ पे जाके कर सकते हैं। हर ब्लॉक लेवल पे एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, वो उसको किसानों की पहुँच के अंदर होता है, वो उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मोस्टली डिस्ट्रिक्ट्स में सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं, एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो कि वो किसान वहाँ तक वो पहुँचते हैं। पर सबसे बड़े एक इनोवेशन जो मैं इसमें देख रहा हूँ, बहुत से ऐसे छोटे छोटे एग्रो स्टार्टअप आ रहे हैं जो सिंपली इस चीज़ को फोकस करते हैं सॉइल टेस्टिंग के लिए, और वो आपको इतना टाइम नहीं लगता कि वो आप जाएंगे तो एक हफ्ते के बाद आपको रिपोर्ट मिलेगी या उसमें, और इतना खर्चीला भी नहीं है। तो वो जो है जाएंगे किसान में 20 मिनट में आपको पूरी अपनी सॉइल हेल्थ उसकी रिपोर्ट मिल जाती है उनसे। ठीक है, शुरू में इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज़ कर सकती है ऐसे लोगों के, ऐसे उसमें जैसे एग्री स्टार्टअप वगैरह के लिए काफ़ी स्कीम्स हैं, तो उनके तहत जो है इनको वो स्टार्टअप कर सकती है। और इसको एक वाइडर स्केल पे, क्योंकि देखिए सरकारी तंत्र इन सब चीज़ों को अकेले हल नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, यानी जो पीपीपी का फॉर्मूला है वहाँ से इसका समाधान निकल सकता है, और उस पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और जो एग्री स्टार्टअप पे जितना सरकार ध्यान दे रही है, तो इस तरह के एग्री स्टार्टअप पे भी ध्यान देने की और ज़रूरत है। जी, यानी आगे वहीं से समाधान भी निकलेगा जो मुश्किलें हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि एक आधार तैयार हो गया है। जी, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद इस तरह के और कई मुद्दों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। प्रताप सिंह बिरथल, डायरेक्टर NIAP, हमारे साथ बने हुए हैं। आप भी बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए, देखते रहिए मंडी.com। स्वागत है एक बार फिर आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज जो खेती को अर्थव्यवस्था के साथ, किसान की आर्थिक स्थिति के साथ जोड़ने की कोशिशें पिछले कुछ 7-8 सालों में सरकारी नीतियों के माध्यम से देखी गई हैं, उनके बारे में, उनके असर के बारे में, और जो गैप्स हैं उनको किस तरह से आगे भरा जा सकता है, इसके बारे में हमारे साथ ICAR NIAP के डायरेक्टर प्रताप सिंह बिरथल, डॉक्टर प्रताप सिंह बिरथल इस चर्चा में हैं। डॉक्टर बिरथल, हमने बात की सॉइल हेल्थ टेस्टिंग की और उसके बारे में आपने कई महत्वपूर्ण बातें बताई। जो CSA है उसके लिए आपने कहा कि पिछले 10-15 सालों में हम देखेंगे तो पहले ही इसका असर शुरू हो गया है, और जिस तरह से क्लाइमेट बदला है उतना फसलों को नुकसान नहीं हो रहा है। आगे चलते हुए किस तरह से आपको लगता है कि क्या क्या और करने की ज़रूरत है? क्योंकि पिछले 2-3 सालों में लगातार इकोनॉमिक सर्वे में जो सरकार टेबल करती है, हम देख रहे हैं कि CSA की बात लगातार सरकार कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात है, ये कोई एक टेक्निक या तकनीक या कोई प्रयोग या उस तरह की वो चीज़ नहीं है। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं और जो कि किसानों को पता होना चाहिए। इसमें किसानों की जो अपनी जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं रिस्क मैनेजमेंट की, भाई जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का है, या उसने अपना एनिमल है इसका रीयरिंग का है, या उसमें टाइमिंग है प्लांटिंग की चेंज कर दी है उसको, या उसको किस टाइम इरिगेशन देना है, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे इसको, ये तो एक तरफ रहा है जो किसान जो खुद अपना यूज़ करते हैं, ये इनका जो है ना ये डॉक्यूमेंटेड है लिटरेचर में पुराने। पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे साइंटिफिक एडवांसेस हो रहे हैं इस दिशा में, अब उनको उनके साथ इंटीग्रेट करना वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रहा है इसमें। अब अभी पीछे देखिए, मैं आपको एग्जांपल दूं, ICAR ने पिछले 1 दशक में
लगभग अधिकतर क्रॉपों की, अधिकतर जितनी भी फसलें हैं उनकी स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटीज़ निकाली हैं। कुछ ड्रोट के लिए, सिर्फ इसके सूखे के लिए हैं, तो कुछ फ्लड के लिए हैं, कुछ हीट, आपका जो हीट स्ट्रेस है, अभी आपने गेहूं के केस में पिछले 2-3 साल से हम देखते आ रहे हैं, गेहूं की जब फूल आता है या उसकी जो आती है तो उस टाइम वो ख़राब हो जाती है। तो एक सबसे बड़ा क्या है कि इसके अंदर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा रोल होता है क्रॉप की वैरायटीज़ का, और जो वैरायटीज़ हम डेवलप करते हैं वो किस तरह से अलग अलग स्ट्रेसेस को वो कर रहे हैं। अभी आगे आने वाले टाइम में समय है इस चीज़ का कि जितनी भी वैरायटीज़, जितनी भी क्रॉप्स की जो की जाए वो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ हों, और ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका जो संस्थान का जो है वो एक बहुत बड़ा इस पर जोर है, क्योंकि अभी आप क्लाइमेट का आप देख रहे हैं कितना क्लाइमेट इसी साल ही आप देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरा है कि ICAR कर रही है, प्रयोगशालाओं में इस पे काम हो रहा है और उस तरह के बीज निकल के आ रहे हैं, लेकिन उन बीजों को समय पे किसानों तक पहुंच जाएं, और वो, क्योंकि अवेयरनेस किसानों को लेके जब भी कोई नीति बनती है तो अवेयरनेस एक बहुत बड़ी समस्या होती है, इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, उसके लिए क्या है, जो हमारा सीड सिस्टम है, जो बीज पैदा होता है उसको पूरा सीड सिस्टम में जाता है। यहाँ से आपका ब्रीडर सीड जाता है, फाउंडेशन सीड है, फिर सर्टिफाइड सीड है, वो सीड चेंज हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उसके लिए इंडेंट करती है और वो मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ता रहता है। दूसरा, इसका जो किसानों तक पहुँचने का मतलब बात कहूँगा मैं इन्फॉर्मेशन की, कि उससे रिलेटेड जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वो हर ज़िले में है। हर क्लाइमेटिक कंडीशन से रिलेटेड जितनी भी है वो जानकारी जो है वो किसानों तक पहुंचाते हैं, और किसानों में भी इतनी जागरूकता है कि मुझे ये इस वैरायटी का सीड चाहिए। अब आप या किसान मेले में दिल्ली में यहाँ पे IRI में कभी आते हैं, आप देख लीजिए बीज के लिए वहाँ पे कितनी मांग होती है उसकी, वो बीज की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये एक जो है अब धीरे धीरे जो है, जैसे क्योंकि मान लो देखिए कोई सी सीड मल्टीप्लिकेशन में भी टाइम लगता है आने में, उसको मल्टीप्लाई होने में टाइम लगता है। ये तो है नहीं कि भाई मैं 1 साल में ही पूरे देश को उसको कवर कर दें या पूरे रीजन को कवर कर दें, तो ये अगले 4, 5, 7 साल उसमें लगते हैं, जब तक उस वैरायटी का आगे तक किसानों तक पहुंचने में जो उसका है फायदा। लेकिन दूसरा, ये फोकस एरिया है, ये फोकस एरिया है। दूसरा इसका एक फोकस एरिया और जो है, जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की है, देखिए इरिगेशन जो है वो सिर्फ उत्पादकता ही नहीं बढ़ाता, पर वो उत्पादकता में कमी आने से, इस तरह के जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कमी आती है उसको भी कम करता है। डॉक्टर साहब, उत्पादन के बारे में तो ये बात हमने की, सॉइल टेस्टिंग की और सिंचाई की, और मार्केटिंग एक बहुत बड़ा विषय है, और इस सरकार ने ख़ास तौर से हमने देखा है पिछले कुछ सालों में फसलों की मार्केटिंग पर काफ़ी ध्यान दिया है, और इसमें सबसे बड़ा इंटरवेंशन जो था वो ई-नैम के रूप में आया था 2016-17 में। अब उसको भी 6-7 साल हो गए हैं। इसको आप कैसे रिव्यू करेंगे ई-नैम में, और आप इसकी सफलता को कैसे आंकेंगे, और आगे आपको क्या लगता है कि क्या और करने की ज़रूरत है? करीब 1000 मंडियाँ ऑलरेडी जुड़ चुकी हैं इससे। देखिए, ई-नाम का सबसे पहला जो मुद्दा जो ये था कि भाई किस तरह से पूरे देश की एक देश एक बाज़ार, इसका बेसिक प्रिंसिपल यही था। इसका मतलब ये था कि भाई अगर वो एक किसी फसल की कीमत दिल्ली की मार्केट में जो है वही उतनी ही कीमत अगर दूसरी मार्केट में होनी चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह करिए और करके। दूसरा इसके साथ था कि देखिए पहले जो एक व्यवस्था हमारी चाहे APMC मार्केट में होती थी, तो वो जो ट्रेडिंग होती थी किसानों से, वो उसमें बहुत सी ऐसी मतलब मेल प्रैक्टिसेस थी कि किसानों को उसका उपज का भाव नहीं मिलता था। अब यहाँ ई-नाम का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ है कि एक प्राइस डिटर्मिनेशन जो है कि उस फसल का, उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई है। वो उसमें क्वालिटी को भी कंसीडर करते हैं और किस टाइम नमी वगैरह जितनी जो भी है उसमें वो करके, और कोई इसमें दूसरी सबसे बड़ा बात है कि उसमें कहीं भी कोई भी ट्रेडर कहीं भी खरीद सकता है, किसी भी मार्केट से खरीद सकता है। ये चर्चा हमारी रखेंगे जारी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटते हैं और आगे और कई सारी बातें जो डॉक्टर बिरथल के पास हैं हमें बताने के लिए, वो हम समझेंगे उनसे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com।
एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं भारतीय कृषि और भारतीय कृषि के जो पुरोधा हैं यानी किसान, उनको उनकी आर्थिक स्थिति को जोड़ने में जो सरकारी नीतियों के माध्यम से हस्तक्षेप हुए हैं पिछले कुछ सालों में, उसके बारे में। और इसके बातचीत के लिए जिनको आज हमने अपने साथ जोड़ा है वो हैं डॉक्टर प्रताप सिंह बिरथल, जो NIAP ICAR NIAP के डायरेक्टर हैं। NIAP एक ऐसा संस्थान है जिसका काम ही यही रिसर्च करना है कि किस तरह से भारतीय कृषि को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाए, विज्ञान के साथ जोड़ा जाए। डॉक्टर बिरथल, पिछले कुछ सालों में ख़ास जोर दिया गया है किसानों के समूह बना के उनके माध्यम से जो तमाम किसानों की मुश्किलें हैं वो हल करने का, उसके बारे में आप और ज़्यादा जानकारी हमें। हाँ, तो इसमें मेरा ये कहना था कि भाई छोटे जितने 86% हमारे जो किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं। वो अपने लिए थोड़ा पैदा करते हैं, कुछ मार्केट के लिए पैदा करते, चाहे वो कोई भी क्रॉप हो, चाहे वो गेहूँ हो, धान हो, फसल हो, सब्जियाँ हो। और इनमें जब वो मार्केट में जाते हैं तो न तो उनको भाव मिल पाता है छोटी छोटी, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा उनके पास उपज होती है। तो इसका सबसे बड़ा एक उपाय जो है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं या कोऑपरेटिव की आप बात कर लीजिए, तो वो अगर संगठित होकर एक साथ अब आते हैं तो उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा संगठन में कहते हैं कि भाई एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अगर एक मुट्ठी भर में बंद कर लेते हैं तो पूरे हाथ में ताकत आ जाती है। तो वही इनका उद्देश्य है। और उस उद्देश्य से होता क्या है कि आपको अगर कोई इनपुट लेना है तो क्वालिटी का इनपुट आप एक साथ खरीद सकते हैं। ये मतलब FPO जो है वो बाई इन बल्क एंड सेल एट बल्क प्राइसेस। सबसे बड़ा बात एक तो ये है इनपुट्स का जो है। इसी तरह से मार्केट में आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। अच्छा डॉक्टर बिरथल, क्योंकि ये तो हमने इकोनॉमिक्स की बात की, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, लेकिन जब हम विज्ञान को कृषि से जोड़ने की बात करते हैं और ये बार बार ये कहा जाता है कि जिस तरह से अब जैसे हमने क्लाइमेट स्ट्रेस की बात कही, बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज जुटाने की बात है, तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक पर जाना पड़ेगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो मुझे लगता है सबसे बड़ा हस्तक्षेप जो इंटरवेंशन हुआ है अभी हाल के समय में, वो एक ड्रोन का लगातार बढ़ता प्रयोग है खेती में। आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या आपको लगता है ड्रोन के ज़्यादा इस्तेमाल होने से कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको कि किसान नहीं उसका हल कर पा रहा था, जिससे जूझ रहा था, जिसको कि अब उसको हल करने में मदद मिले? आज जिस तरह से ड्रोन का यूज़ हो रहा है, सबसे पहले तो जैसे हम कहते हैं कि आप किसी भी रीजन में ड्रोन के थ्रू आप सर्वे कर सकते हैं। क्रॉप्स की सर्वे कर सकते हैं, इंसेक्ट पेस्ट क्या है उनकी सर्वे कर सकते हैं, डिजीज़ की आपके बारे में सर्वे कर सकते हैं, आपका ग्राउंड वाटर लेवल कितना है उसके बारे में आप सर्वे कर सकते हैं, इवन सॉइल क्वालिटी के बारे में उससे आप सर्वे कर सकते हैं। तो इसके लिए उसका जो है एक बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ड्रोन को, क्योंकि उसको एनालाइज करने के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ती है, तो एक तो सबसे बड़ी वो है। दूसरा है, आप देखिए अब जब ये सब चीज़ें करेंगे तो ये लार्ज स्केल पे होती है, किसी एक किसान के लिए नहीं होती, वो कम्युनिटी बेस्ड, विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे वो सब चीज़ें होती हैं। और इसमें एक इसके साथ साथ जो हम बात करते हैं क्रॉप प्लानिंग की बात करते हैं कि भाई इस रीजन में ये क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए, ये नहीं ग्रो करनी चाहिए। तो ये क्रॉप प्लानिंग में इस तरह का जो ड्रोन के थ्रू, जैसे लैंड यूज़ के बारे में या जियो टैगिंग जिसकी हम बात करते हैं, तो वो सब चीज़ें इसके थ्रू पॉसिबल है। पर आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें बहुत करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी क्रम में एक और जो हाल के दिनों में एक चीज़ बढ़ी है वो है जो इफ़को का नैनो यूरिया और नैनो DAP का प्रभाव। क्योंकि निश्चित तौर पे सरकार ने हाल के वर्षों में हमने देखा है जैविक खेती और जो नेचुरल प्राकृतिक खेती है उस पर जोर देना शुरू किया है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो किसानों के लिए खाद की ज़रूरत है, वो बनी रहेगी, इतना बड़ा देश है अपना। इसमें नैनो यूरिया, नैनो DAP से आपको क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि पहली बार हमने देखा है अभी कि फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी में कुछ कमी आई है, जो बजटेड फंड था उसमें कम लगता है कि बच जाएगा। तो ये अगर हम एक तो बजट का इशू है, लेकिन उसके अलावा अगर किसान की दृष्टि से देखें तो कितना फ़र्क इससे आने वाला है? देखिए, इससे क्या है कि अभी हो सकता है कि नैनो यूरिया या नैनो DAP की जो कीमत है वो ज़्यादा हो, पर जैसे जैसे इसका उत्पादन बढ़ता जाएगा, यूज ज़्यादा हो जाएगा, कीमत हो जाएगी। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका जो है आपकी इसकी जो एफिशिएंसी है, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है, वेस्टेज कम होती है, आपका जो रन ऑफ हो जाता है यूरिया वगैरह का या लीचिंग हो जाती है उससे उसमें काफ़ी हद तक होगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी हद तक आपकी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ क्योंकि नाम जैसे है नैनो,
अब जहाँ आप 1 किलो नैनो यूरिया लेके आएंगे, लिक्विड है या जैसे जो भी है, और 1 किलो में आपको जो न्यूट्रिएंट वही मिलते हैं जो आपको 3 बैग में मिलते हों, तो किसान को कितना वो बैग लाने में कितना उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, वो सब चीज़ें उसके अंदर, वो जिसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह है, वो सब चीज़ें इससे कम होने की कम ये तो डेफिनेटली कम होंगी ही होंगी, पर सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो आपका सोयल हेल्थ पे भी इसका पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, एक जो बदलाव बहुत तेज़ी से दिख रहा है जो ये परिदृश्य कृषि का है, उसमें ये कि जो इलाके या जो राज्य अभी तक देश का सिरमौर माने जाते थे कृषि उत्पादन में, ख़ास तौर से पंजाब और हरियाणा की बात हमेशा होती रही है कि उसको गेहूं का कटोरा और ऐसे कहा जाता रहा है। गन्ना के लिए जैसे महाराष्ट्र और यूपी हुआ करता था, यहाँ हम देख रहे हैं कि पानी जो वाटर टेबल के नीचे जाने के कारण सरकार का बहुत बड़ा जोर डाइवर्सिफिकेशन पर है, फसल को अलग अलग तरह से जाना या धान और गन्ने की खेती कम करना। इसमें आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी कितनी मददगार हो सकती है और मार्केट का कितना बड़ा रोल होगा? किसान फसल वही उगाएगा जो उसको बेनिफिट होगा। अब पंजाब में किसान धान क्यों उगाते हैं, वो सोयाबीन क्यों नहीं उगाते, वो मक्का क्यों नहीं उगाते? क्योंकि अगर आप उनके जो प्रॉफिट देखेंगे तो धान से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है कंपेयर टू मक्का या सोयाबीन। दूसरी इसमें तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो क्रॉप्स हैं, उनकी जो कंपीटिंग क्रॉप्स हैं, उनकी रिसर्च में इन्वेस्ट किया जाए, उसकी उत्पादकता को कम से कम उसके बराबर लेके आए, इतनी लेके आए कि वो जो दूसरी क्रॉप्स है जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, धान है, उसके बराबर आ जाए। दूसरा रोल है मार्केट्स का। धान गेहूँ दोनों के लिए गवर्नमेंट ने एश्योर्ड मार्केट दे रखी है, एश्योर्ड प्राइसेज है, कोई मार्केट रिस्क नहीं है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर प्रताप सिंह बिरथल, डायरेक्टर NIAP, जो बात कर रहे थे हमसे आज कृषि से संबंधित जो सरकारी नीतियाँ, जो सरकारी कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों में दिखे हैं, उनसे किस तरह से किसानों की अर्थव्यवस्था बदल रही है, कैसे आगे चल के और विज्ञान और तकनीक का जो प्रभाव हमने पिछले कुछ समय में कृषि में देखा है, उससे ज़मीन पर बदलाव देखने को मिलेंगे और कैसे हर तरह से, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे उस उत्पादन की अच्छी बिक्री हो, इसमें असर देखने को मिलेगा। मंडी.com में आज चर्चा बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DD किसान, क्योंकि DD किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है।